तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। देखिए, अगर आपने कोई सिक्योरिटीज होल्ड की है, जैसे अपन ने पहले बात की थी इसकी शॉर्ट में, अगर आपने कोई सिक्योरिटी होल्ड की है, ठीक है, जिसमें कोई डिवेंचर हो सकता है, कोई बॉन्ड हो सकता है, अगर आपने वो होल्ड किया है तो जाहिर सी बात है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। बेसिकली ये सिक्योरिटी दो तरीके की होती है, एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है और एक नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, राइट। ओके, अगर इन सिक्योरिटी को आपने होल्ड किया है एज ए स्टॉक, तब तो इनसे होने वाली इनकम किस साइड में चली जाएगी सर? पीजीबीपी में चली जाएगी। और अगर आपने इन सिक्योरिटी को होल्ड किया है अदरवाइज, मतलब मान लीजिए इन्वेस्टमेंट, तो इनसे होने वाली इनकम कहां चली जाएगी? अदर सोर्स में चली जाएगी, राइट। ओके, अब जब हमें इंटरेस्ट मिलता है और अगर वो इंटरेस्ट एक लिमिट से ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो नेट ऑफ टीडीएस मिलेगा, मतलब टीडीएस कट के मिलेगा। और जब हम उस इनकम को अदर सोर्स में इंक्लूड करेंगे, तो हमें तो टोटल इनकम इंक्लूड करनी है, तो हमें उस क्या करना पड़ेगा? उस इनकम को ग्रॉस करना पड़ेगा। मतलब जो हमें इंटरेस्ट मिला है वो आफ्टर टीडीएस है, हमें उसे बिफोर टीडीएस बनाना पड़ेगा, जिसके लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड अपॉन 100 माइनस टीडीएस रेट इनटू 100। ठीक है, फॉर एग्जांपल सर मुझे इंटरेस्ट मिला 18,000 रुपए का, ठीक है, टीडीएस की रेट है सर 10%। तो इसे ग्रोसअप कैसे करेंगे? मैं इसे ग्रोसअप ऐसे करूंगा सर, मैं कहूंगा मुझे जो 18,000 रुपए मिले हैं वो तो 90% है, 100 माइनस टैक्स रेट, ठीक है, और मुझे चाहिए सर 100%, तो ये आ जाएगा 20,000 रुपीज। समझ गए? तो इस तरीके से ग्रोसअप करना है और ग्रोसअप करके हमें उसे इनकम में ऐड करना है, राइट। अब जाहिर सी बात है, हमने जो ये इनकम कमाई है इसके लिए हमने कोई ना कोई खर्चा किया होगा। सर खर्चा क्या हो सकता है? खर्चा ये हो सकता है कि मैंने उसके कलेक्शन के लिए कुछ चक्कर काटे हूं, मतलब मैं किसी ऑफिस गया, वहां से मैंने पैसा लिया, ठीक है, तो मेरा आने जाने का खर्चा, तो कलेक्शन चार्जेस हो सकते हैं। उसके अलावा सर मैंने जब ये पैसा इन्वेस्ट किया था तो कुछ पैसे तो मेरे पास थे, कुछ पैसे मैंने उधार लेके और फिर इन्वेस्ट किए थे, ठीक है, मैंने लोन लेके इन्वेस्ट किया था, तो उसके कलेक्शन के खर्चे हो सकते हैं, उस लोन का इंटरेस्ट हो सकता है, या और कोई खर्चे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे खर्चे आप लेस कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो टैक्स देना होता है वो इनकम पार्ट पे देना होता है, और इनकम होता है रिसिप्ट माइनस एक्सपेंसेस, ठीक है। ओके सर, टीडीएस रेट क्या रहेगी? ये आपको टीडीएस के चैप्टर में पढ़ाएंगे, क्योंकि कुछ अमाउंट ऐसे हैं जिन पे 10% की रेट होती है, कुछ पे 7.5 है, वो अकॉर्डिंग टू टाइम के हिसाब से चेंज हुआ है, और कुछ चीजें ऐसी भी है जहां पे टैक्स कटता ही नहीं है, राइट। तो वो हम टीडीएस वाले चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन है सर बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन। ये एक्चुअली डाइवर्जन ऑफ इनकम का केस है। डाइवर्जन ऑफ इनकम मतलब क्या? देखिए, इंडिया में जो टैक्स लगता है सर प्रोग्रेसिव रेट पे लगता है। प्रोग्रेसिव का मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे सर टैक्स रेट बढ़ेगी, राइट। अब मेरी इनकम ऑलरेडी ज्यादा है, ठीक है, और मेरे पास कुछ बॉन्ड रखे हुए हैं। अब मैंने देखा कि अगर इस बॉन्ड से होने वाली इनकम मुझे मिलेगी तो मेरी इनकम और बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो मुझे हायर रेट से टैक्स देना पड़ेगा। तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा तरीका अपनाऊं कि ये इनकम मेरी इनकम में ना जुड़ के मेरे रिलेटिव की इनकम में जुड़ जाए, मेरे भाई की मान लीजिए, मेरी वाइफ की मान लीजिए, ठीक है, किसी भी इनकम में मैं जोड़ दूं, मेरी इनकम में एड ऑन ना हो, ताकि जो हायर टैक्स रेट है वो अप्लीकेबल ना हो। तो उसके लिए मैंने दिमाग लगाया कि देखिए, बॉन्ड पे इंटरेस्ट डेली बेसिस पे तो मिलता नहीं है। बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो डेली बेसिस पे तो नहीं मिलता, वो तो एक पर्टिकुलर डेट पे मिलता है। जैसे मान लीजिए साल में 2 बार मिलता है सर, एक जुलाई में मिलता है, ठीक है, एक दिसंबर में मिलता है सर, ठीक है। तो मैंने क्या दिमाग लगाया कि मैं एक काम करता हूँ, जुलाई में जब इंटरेस्ट मिलने वाला होगा ना, जो डेट होगी, मान लीजिए 31 जुलाई है, तो मैं इस डेट से जस्ट पहले ये बॉन्ड अपने रिलेटिव के नाम कर देता हूँ, फिर इंटरेस्ट मिल जाएगा उनको, फिर मैं उनसे वापस ले लूंगा। समझ गए? तो जिस दिन इंटरेस्ट मिलेगा उस दिन वो बॉन्ड किसी और के पास होंगे, ताकि वो इनकम किसी और के हैंड में चली जाए और बाद में वापस मैं ले लूंगा। इस तरीके की अगर मैं प्लानिंग करता हूं तो उसे बोलते हैं बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन, राइट। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं बता देता हूं। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी नॉट अक्रू ऑन डे टू डे बेसिस, इट अक्रू ऑन ड्यू डेट, ठीक है, और जो भी प्रेस्क्राइब ड्यू डेट होती है उस पे होता है। इंटायर इंटरेस्ट शैल बी चार्ज इन द हैंड्स ऑफ द एसएसी हु होल्ड द सिक्योरिटी ऑन सच डेट। अब जो उस डेट को जिसके पास सिक्योरिटी होगी उसके इनकम चार्ज होगी। तो इसका फायदा उठाने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने सोचा टैक्स इवेड कर सकते हैं, टैक्स की चोरी कर सकते हैं अपन, और उसके लिए मैंने क्या किया,
ट्रांसफर किया सिक्योरिटी को जस्ट बिफोर, ये देखो जस्ट बिफोर ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट, जिस दिन इंटरेस्ट मिलने वाला था उससे जस्ट पहले मैंने ट्रांसफर कर दिया। किसको सर? किसी को भी कर दिया, फ्रेंड को, रिलेटिव को, जिसकी भी इनकम कम थी मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया। और री एक्वायर वापस ले लिया, कब सर? आफ्टर इंटरेस्ट इज रिसीव्ड बाय ट्रांसफरी, जब उसको इंटरेस्ट मिल गया तो मैंने उससे बॉन्ड अपने वापस ले लिए। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ मैंने अपनी इंटरेस्ट इनकम को उसके हैंड में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो इसके लिए 91(4) सेक्शन में प्रोविजन बनाया गया और कहा गया कि अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो वो जो इंटरेस्ट किसको मिला है सर? ट्रांसफरी को, वो टैक्सेबल किसके लिए हो जाएगा? ट्रांसफरर के लिए हो जाएगा। तो बेशक इंटरेस्ट मेरे रिलेटिव को मिला होगा पर वो मेरी इनकम मानी जाएगी, डीम्ड इनकम हो जाएगी। समझ गए? तो ये कंसेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। चलिए सर, ऐसा ही एक और कंसेप्ट डाला गया सर बोनस स्ट्रिपिंग के नाम से। सर बोनस स्ट्रिपिंग क्या है? देखिए आप जानते हैं कि बोनस भी एक पर्टिकुलर डेट को मिलता है सर, जिसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड डेट। क्या बोलते हैं सर उसको? रिकॉर्ड डेट। अगर मेरे पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं, ठीक है, मेरे पास कोई यूनिट है, तो मुझे उस पर बोनस मिलेगा अगर उस रिकॉर्ड डेट को वो यूनिट मेरे पास है। ये मैटर नहीं करता कि वो यूनिट मैंने एक दिन पहले खरीदी है, एक साल पहले खरीदी है या 5 साल पहले खरीदी है, उससे फर्क नहीं पड़ता। समझ गए? ओके सर, अब देखिए होता क्या है। मान लीजिए मुझे पता चला कहीं से कि इस तारीख को कंपनी बोनस देने वाली है, ठीक है, मुझे ये रिकॉर्ड डेट का पता चल गया, ठीक है, या एक अप्रोक्सीमेशन आ गया कि इस डेट के आसपास कंपनी बोनस देगी। और मैंने क्या किया, उस डेट से जस्ट पहले, थोड़ा टाइम पहले मैंने यूनिट्स परचेज कर ली, फिर मुझे बोनस मिला, बोनस मिलने के बाद मैंने उस यूनिट को वापस बेच दिया। समझ गए? तो मैंने कुछ यूनिट खरीदी, बोनस लिया और ओरिजिनल यूनिट को वापस बेच दिया। ठीक है, इस पूरे ट्रांजेक्शन को बोलते हैं बोनस स्ट्रिपिंग। इस पूरे ट्रांजेक्शन को क्या बोलते हैं सर? बोनस स्ट्रिपिंग बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पे प्रोविजन क्या बनाया गया कि ठीक है भाई, आपने वैसे तो कुछ गलत नहीं किया है, पर हम आपको 2 बेनिफिट एक साथ नहीं देना चाहते। सर कौन से 2 बेनिफिट? सर पहला बेनिफिट तो ये कि आपको बोनस मिल गया है, और दूसरा बेनिफिट, अगर ओरिजिनल यूनिट को बेचने से आपको कोई लॉस हुआ है, सपोज मैंने 100 यूनिट परचेज की 40 रुपए में, ध्यान से सुनना, ठीक है सर, फिर मुझे बोनस मिला 1 पे 1, मतलब 100 बोनस यूनिट मिल गई। ठीक है, अब मैंने ये जो ओरिजिनल 100 यूनिट थी ये सोल्ड कर दी मान लो 35 रुपए में। ठीक है, तो मुझे जाहिर सी बात है ओरिजिनल यूनिट पे 5 रुपए का लॉस हो गया। अब मैं इनकम टैक्स वालों को बोलता हूं कि भैया ये 1000 पे तो टैक्स लगेगा नहीं, ये 1000 पे तो टैक्स लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि तो बोनस है, अभी तो मैं पड़ी है मेरे पास, और ये 5 रुपए का आप मुझे लॉस सेट ऑफ करने की इजाजत दे दो क्योंकि मेरा लॉस हो गया। तो ये ड्यूल बेनिफिट हो गया। डिपार्टमेंट ने कहा कि देखो हम क्या बोल रहे हैं आपको, हम एक साथ आपको ये 2 बेनिफिट नहीं देंगे, ये जो आपको लॉस हुआ है बेसिकली हम इसे आपकी नई जो ये यूनिट आपको मिली है इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लेते हैं। इसकी क्या मान लेते हैं? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि आपको ये खरीद के ये बेचने पे तो ये मिला है, तो जो लॉस आपको इन बेचने और खरीदने के बीच में हुआ है वो लॉस इस बोनस यूनिट की कॉस्ट बना देते हैं। तो जब आप इस बोनस यूनिट को बेचोगे तो उतनी कॉस्ट आप कम कर सकते हो। तो अगर आप बेसिकली देखोगे तो आपको फाइनेंशियली कोई लॉस नहीं हुआ है, बस आपका बेनिफिट डिफर हो गया है। जिस लॉस को आप आज सेट ऑफ कर पा रहे थे उसको अब आप तब एडजस्ट कर पाओगे जब आप बोनस यूनिट को बेचो, राइट। चलिए, तो एनी पर्सन बाय और अक्वायर करता है यूनिट विद इन 3 मंथ प्रायर टू रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट से सर ये हमारी रिकॉर्ड डेट है, तो इससे 3 महीने पहले तो आपने अक्वायर किया, ठीक है। एंड अलोटेड एडिशनल यूनिट, आपको यहाँ पे बोनस मिल गया, ठीक है, और बाद में आपने ओरिजिनल यूनिट को बेच दिया 9 महीने के अंदर अंदर, तो यहाँ से 9 महीने के अंदर अंदर आपने उन यूनिट को सोल्ड कर दिया। तो समझ रहे, 3 महीने के विद इन परचेज किया, बोनस लिया और 9 महीने के अंदर बेच दिया। अगर ऐसा आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा? बोनस स्ट्रिपिंग उसको नाम दिया जाएगा। और इस बेचने और खरीदने पे जो लॉस हुआ तो क्या लिखा है देखिए, लॉस अराइजिंग टू हिम on account of purchase and sale of these unit is deemed to be the cost of purchase of additional units। आगे बात समझ में कि सर जो ओरिजिनल यूनिट को परचेज और सेल करने पे लॉस हुआ है वो एडिशनल यूनिट का हमारा क्या हो जाएगा सर? कॉस्ट हो जाएगा।
आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सर अगर लॉस नहीं हुआ बेनिफिट हुआ तो कोई बात नहीं, फिर तो कोई बात ही नहीं है ना, डबल बेनिफिट है ही नहीं। जो बेनिफिट हुआ है उस पर तो आप आज टैक्स दे ही रहे हैं, और बोनस पे जब आप बेचेंगे तब टैक्स दे देंगे। सवाल तो तब है ना जब लॉस हो, कि आप डबल बेनिफिट उठा रहे हैं, आप लॉस को भी सेट ऑफ कर रहे हैं और आप बोनस भी ले रहे हैं, तो आपके लॉस को मना कर दिया गया है ना, डेफर कर दिया गया। तो बस वही चीज है यहाँ पे। ओके, एक सवाल और मन में आ सकता है कि सर ओरिजिनल की जगह बोनस पहले भेज दी तुम तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बोनस पहले भेज दी तो उसकी कॉस्ट लेंगे 0 और उसको सोल्व कर दिया तो उस पर टैक्स आज ही मिल गया। समझ गया? तो ये सारी चीजें सोच समझ के बनाई हुई है, कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं। चलिए सर आगे देख लेते हैं। सर आगे एक सेक्शन आ रहा है सर, सेक्शन 57। सेक्शन 57 एकदम सिंपल सी बात करता है कि जाहिर सी बात है सर, अगर आप कोई इनकम कमा रहे हैं और वो अदर सोर्स में जा रही है, तो उस इनकम को कमाने के लिए आपने जो जो खर्चे किए होंगे वो लेस होने चाहिए। तो यस डेफिनेटली बात है, लेस होने चाहिए। तो वो 57 में कहा गया है, एक्सपेंसेस अलाउड टू बी डिडक्टेड अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्या क्या है सर? सर रिपेयर, अगर आपने मान लीजिए कोई इनकम रेंट पे लेके रेंट पे दी, सबलेटिंग जिसको अपन बोलते हैं, और उस प्रॉपर्टी को आपने कहीं से रिपेयर करवाया तो वो लेस हो जाएगा। आपको प्लांट मशीनरी फर्नीचर किराए पे देते हैं, उसको आप रिपेयर करवाते हैं तो वो लेस हो जाएगा। तो अगर आपने करंट रिपेयर कुछ करवाया तो लेस हो जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया आपने अपनी मशीन का, प्लांट फर्नीचर बिल्डिंग का, तो वो भी लेस हो जाएगा। डेप्रिसिएशन, अगर आपका कोई क्लेम होना है, मतलब आप कोई मशीनरी यूज करते हैं, कुछ भी एसेट यूज करते हैं जो डेप्रिशिएबल है, तो उसका डेप्रिसिएशन भी आप लेस कर देंगे। ठीक है, और भी कोई भी रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस जो उस इनकम को कमाने के लिए किए गए हैं, ठीक है, होली और एक्सक्लूसिवली फॉर अर्निंग सच इनकम, ऐसा कोई भी खर्चा जो उस इनकम को कमाने के लिए किया गया है, आप उसे लेस कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? तो बेसिकली इसका मतलब यही है कि भैया जो इनकम आपने अदर सोर्स में इंक्लूड की है, उस इनकम को कमाने के लिए अगर आपने कोई खर्चा किया है तो आप उसे लेस कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलिए सर आगे आ जाते हैं सर, सेक्शन 56 टू 10 जो इस चैप्टर की जान है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये डील करता है सर गिफ्ट के साथ। अगर आपको गिफ्ट मिला है सर किसी भी पर्सन से, किसी भी पर्सन को किसी भी पर्सन से गिफ्ट मिला है तो वो यहां कवर होता है, एक्सेप्ट एम्प्लॉयर। अगर आपको एम्प्लॉयर से गिफ्ट मिला है तो सर ये सैलरी हेड में जाएगा। अगर आपको क्लाइंट से गिफ्ट मिला है तो सर ये बीएनपी हेड में जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, एम्प्लॉयर से गिफ्ट मिला तो सर, एम्प्लॉयर से गिफ्ट मिला तो आपको याद होगा हमने सैलरी चैप्टर में पढ़ा था सर, 5,000 तक क्या है, 5,000 तक काइंड में अगर मिला है तो 5,000 तक टैक्स फ्री है, ज्यादा है तो टैक्सेबल है, और कैश में मिला तो फुल्ली टैक्सेबल है, याद है। और अगर आपको क्लाइंट से या सप्लायर से कोई गिफ्ट मिला है तो वो बीएनपी में चला ही जाएगा, कुछ सोचने की बात नहीं है। बाकी आपको किसी से भी गिफ्ट मिले वो सारे गिफ्ट सर 56 टू 10 में कवर होंगे। राइट, ठीक। क्या टैक्सेशन है सर? तो इसमें सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सर कुछ टैक्स हमें कुछ गिफ्ट ऐसे होते हैं जो टैक्स फ्री होते हैं। कौन से गिफ्ट टैक्स फ्री होते हैं सर? तो देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, टैक्स फ्री गिफ्ट रिलेटिव। अगर आपको रिश्तेदार से कोई गिफ्ट मिलता है, अमाउंट कुछ भी हो, 500, 5,000, 50,000, 5 लाख, 50 लाख, कोई दिक्कत नहीं है, रिश्तेदार से मिला हुआ गिफ्ट टोटली टैक्स फ्री है। पर रिश्तेदार की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है। ठीक है सर, ओकेजन ऑफ मैरिज, शादी में आपको गिफ्ट मिलता है चाहे किसी से भी, अब रिश्तेदार की जरूरत नहीं है, शादी में किसी से भी कितना भी गिफ्ट मिले टोटली टैक्स फ्री है सर। विल, वसीयत में कोई मिलता है, अगर दादाजी परदादाजी या पिताजी किसी की भी वसीयत से कुछ मिलता है तो टोटली टैक्स फ्री है। इनहेरिटेंस, सर उत्तराधिकार में कुछ मिलता है तो वो भी टैक्स फ्री है। कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, मरते टाइम कोई व्यक्ति कहे कि सब ठीक है ना, वो जैसे वो मूवी आई थी ना धमाल, कि सर बड़े से डब्ल्यू के नीचे 10 करोड़ रुपए है, तो ऐसा कोई गिफ्ट मिलता है आपको तो वो टैक्स फ्री है। लोकल अथॉरिटी जो अपन बात करते हैं म्युनिसिपैलिटी वगैरह से कोई गिफ्ट मिलता है वो टैक्स फ्री है सर। किसी मेडिकल एजुकेशनल हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन से कोई गिफ्ट मिलता है वो भी टैक्स फ्री है सर। अगर किसी चैरिटेबल ट्रस्ट से आपको गिफ्ट मिलता है, अगर किसी चैरिटेबल ट्रस्ट से आपको गिफ्ट मिलता है तो वो भी आपके लिए टैक्स फ्री है। ओके, और अगर आपको उन साधनों से जो कैपिटल गेन में सेक्शन 47 में कवर होते थे जिन्हें ट्रांसफर नहीं माना जाता था वैसे मिलता है, जैसे पार्टीशन ऑफ एचयूफ। अब पार्टीशन ऑफ एचयूफ में कुछ मिला है तो ठीक है, गिफ्ट नहीं माना जाएगा वो, ना तो वो वहां पे 47 में आता है ट्रांसफर माना जाता है, ना ही वो यहाँ पे गिफ्ट माना जाता है। ठीक है,
मतलब वो टैक्स फ्री होता है, टैक्सेबल नहीं होता है। गिफ्ट तो है पर टैक्सेबल नहीं होता है। ओके तो सर रिश्तेदार में कौन आता है? सर रिश्तेदार में स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल का स्पाउस, जीवन साथी, पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति, ठीक है। ब्रदर एंड सिस्टर, उसके खुद के भाई बहन, ठीक है। उसके स्पाउस के भाई बहन मतलब साला साली, अगर अपन एक इंडिविजुअल पर्सन की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट हो गए सर, और लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ स्पाउस, मतलब खुद के दादा परदादा वगैरह ठीक है, वो आ जाएंगे, और नाना नानी वगैरह भी आ जाएंगे। आगे जैसे ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ आइदर ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स के माता पेरेंट्स के भाई बहन, जैसे पिताजी के भाई बहन सर, तो मतलब चाचा ताऊ बुआ जी आ जाएंगे, और मम्मी के भाई बहन तो मामा मामी मासी वो सब आ जाएंगे उसमें, ठीक है। और उन सबके स्पाउस, तो उन सबके जीवन साथी भी आ जाएंगे। तो ये सब लोग सर रिलेटिव की डेफिनेशन में आ जाते हैं। रेगुलर क्लास में अपन ने इसको बहुत अच्छे से समझा हुआ है, ठीक है सर। अब सर गिफ्ट की बात कर लेते हैं कि इनके अलावा, क्योंकि ये तो गिफ्ट तो टैक्स फ्री है, इनके अलावा सर जो गिफ्ट मिलता है उनका क्या ट्रीटमेंट है। तो देखिए पहली बात तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम अनरिलेटेड पर्सन की बात कर रहे हैं। अनरिलेटेड की क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि सर रिलेटेड तो हमने पहले ही अलग कर दिया, रिलेटेड तो टैक्स फ्री होता है, तो अनरिलेटेड पर्सन की हम बात कर रहे हैं सर। अब अनरिलेटेड पर्सन से आपको गिफ्ट 3 तरीके से मिलेगा सर, या तो कैश मिलेगा, या मूवेबल प्रॉपर्टी मिलेगा, या इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलेगा। अगर कैश गिफ्ट मिला है तो एग्रीगेट अमाउंट, मतलब पूरे साल का टोटल अमाउंट देखेंगे। अगर 50,000 तक है तो मजे कीजिए, कोई टैक्स नहीं है। पर अगर 50,000 से ज्यादा हुआ तो टोटल अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब सर, मतलब अगर आपको 50,000 का गिफ्ट मिलता है पूरे साल में तो एग्जम्प्ट है, और अगर 51,000 का गिफ्ट मिलता है पूरे साल में तो पूरा टैक्सेबल है। समझ गए? तो सर ये केस गिफ्ट की कहानी। मूवेबल में आ जाएगी सर। मूवेबल प्रॉपर्टी वर्ड यूज किया गया है, इस प्रॉपर्टी का मतलब आगे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। प्रॉपर्टी मूवेबल का मतलब है सर कि वो ऐसी प्रॉपर्टी जिसको एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सके, जिसमें क्या होता है सर, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज होती है, ज्वेलरी, बुलियन, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट, ये चीजें इसमें कवर होती है सर। तो ये चीज आपको या तो मिलेगी भैया फ्री, तो फ्री मिली तो फायदा कितना, जितनी उसकी मार्केट वैल्यू है, या मिलेगी सस्ता, सस्ता मिला तो फायदा कितना सर, जितनी मार्केट वैल्यू और जितना पैसा हमसे लिया गया है। समझ गए? तो अगर मान लो कि ऐसा ही कहा जाता है कि फ्री वाला ही गिफ्ट है, तब तो आप क्या करते, 1 लाख रुपए का सामान 1,000 रुपए में दे देते और बोलते भैया फ्री नहीं है। तो दोनों चीजें कवर की गई, फ्री मिला है तो मार्केट वैल्यू के बराबर फायदा है, और अगर कुछ पैसा लेके दिया गया है तो मार्केट वैल्यू माइनस अमाउंट चार्ज जो होगा उसको कम कर दीजिए, बैलेंस जो आएगा वो फायदा है। अब इन सारे फायदे को आप मिला लीजिए, टोटल कर लीजिए, और अगर ये फायदा 50,000 तक है तो ठीक है, और 50,000 से ज्यादा हुआ तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। ध्यान रहे, अगर आपको मल्टीपल गिफ्ट मिले हैं तो सबको जोड़ देना है, एग्रीगेट अमाउंट देखना है पूरे साल का इन केस ऑफ मूवेबल एसेट। ओके चलिए आगे जाते हैं सर, इमूवेबल एसेट की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली लैंड एंड बिल्डिंग आते हैं सर। तो लैंड एंड बिल्डिंग अगर आपको मिला है तो वो भी सेम बात है, या तो फ्री मिलेगा या कंसेशनल मिलेगा, तो या तो फ्री मिलेगा या कंसेशनल मिलेगा, राइट। अब फ्री और कंसेशनल के केस में क्या होगा सर, यहाँ पे ईच प्रॉपर्टी देखेंगे, पहली बात तो ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मूवेबल में हम एग्रीगेट देख रहे थे ना, सारी मिला के, एक रिंग मिली, फिर एक नेकलेस मिला, फिर एक रिंग मिली, सबको जोड़ दो। यहाँ पे वो नहीं करना, यहाँ पे ईच प्रॉपर्टी, हर एक प्रॉपर्टी को अलग अलग देखेंगे, ठीक है। अब सर मुझे तो प्रॉपर्टी फ्री में मिली, तो मुझे कितना फायदा हुआ, तो उसके लिए पहले आप देखिए स्टाम्प वैल्यू, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन स्टाम्प ड्यूटी से ही होता है, ठीक है। तो जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है सर उसको देखिए ठीक है। अब स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू अगर 50,000 से ज्यादा है तो फुल्ली टैक्सेबल है, और 50,000 तक है तो फुल्ली एक्सेप्टेड है। सीधा सिंपल मामला है। ना तो दो असेट को मिलाना है, ये बात ध्यान रखना, एक असेट 30,000 की, दूसरी असेट 30,000 की, आपको उसे टोटल 60,000 का फायदा हुआ, नहीं। 30,000 की है टैक्स फ्री, दूसरी 30,000 टैक्स फ्री, ठीक है। एक 30,000 की, एक 80,000 की सर, तो 30,000 वाली टैक्स फ्री है, 80,000 वाली टैक्स फ्री। समझ गए? तो ईच प्रॉपर्टी देखना है, अगर फ्री मिली है तो स्टाम्प वैल्यू से कैलकुलेशन कर लेनी है, स्टाम्प वैल्यू जितना हमें फायदा है, और स्टाम्प वैल्यू अगर 50,000 तक है तो ठीक है, 50,000 से ज्यादा है तो टैक्स ओके। अच्छा सर कंसेशनल रेट मिली, तो कंसेशनल मतलब कम कीमत में मिला तो, ठीक है, कम कीमत पे मिला तो क्या होगा, तो अगर कम कीमत पे मिला है तो आप स्टाम्प वैल्यू लीजिए, उसमें से जितना पैसा आपसे चार्ज किया गया है सर वो लीजिए, राइट। तो जो डिफरेंस होगा वो आपका बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। और वो बेनिफिट अगर 50,000 से ज्यादा है तो फुल्ली टैक्सेबल है, और 50,000 तक है तो फुल्ली एग्जम्प्टेड है। ये भी ईच प्रॉपर्टी की बात चल रही है सर।
ये भी क्या चल रही है सर, ईच प्रॉपर्टी की बात चल रही है। अब यहाँ पे इस साल एक अमेंडमेंट है, तो पहले समझिए कि वो चीज है क्यों। ठीक है, अमेंडमेंट भी बताऊंगा और उसका रीजन भी बताते हैं। देखो क्या, देखिए जब हमें कोई चीज कंसेशनल रेट पे मिलती है तो जरूरी नहीं है कि सामने वाले की इंटेंशन हमें गिफ्ट देना हो। ऐसे भी तो हो सकता है कि उसने सस्ता बेचा है, जेन्युइन केस भी हो सकता है। ठीक है भाई, अगर कोई मुझे प्रॉपर्टी सस्ती दे रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो इंटेंशन ही उसका मुझे गिफ्ट था। तो इसके लिए क्या बोला गया कि हल्की फुल्की प्राइस वेरी हो सकती है ना, जेन्युइनली उसमें हो सकता है कि आपकी इंटेंशन नहीं थी, वो जेन्युइनली वेरी कर रही। तो एक कंसेप्ट डाला गया सर 110% ऑफ कंसिडरेशन का। क्या मतलब है सर इसका, इसका मतलब समझिए सर, ये वाला कंसेप्ट जो है कंसेशनल वाले में, ये तभी लगेगा जब ये तभी लगेगा जब स्टाम्प ड्यूटी जो है वो 110% ऑफ कंसिडरेशन से ज्यादा हो, वरना ये कंसेप्ट लगेगा ही नहीं सर। मतलब तो मैं एक एग्जांपल छोटा सा दे देता हूं। मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है और उसकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है सर 40 लाख रुपए। ठीक है, हमने इसका सौदा जो किया है ना, सेल वैल्यू जो है उसकी, सेल कंसिडरेशन, ठीक है, वो है सर 30 लाख। ध्यान से सुनिए, सेल कंसिडरेशन सर कितना है, 30 लाख का है सर। उसका 110% अगर अपन करें तो सर आता है 33 लाख। ठीक है, हमने और स्टाम्प वैल्यू कितनी है सर, 40 लाख। हमने 30 लाख में सौदा किया, अगर हम उसका 110% करें तो भी होता है 33 लाख, और स्टाम्प वैल्यू सर 40 लाख। इसका मतलब ये प्रोविजन लगेगा, हम लिखेंगे स्टाम्प वैल्यू 40 लाख, रेट ली गई हमसे 30 लाख, तो 10 लाख का गिफ्ट हो गया। ठीक है, ओके सर। मान लीजिए यही सौदा होता 38 लाख, कितने में होता, 38 लाख। तो 38 लाख का 1010% निकालते हैं तो सर ये हो जाता 41.8 लाख। ठीक है, जबकि स्टाम्प वैल्यू जो है वो कितनी है सर, 40 लाख की। मतलब स्टाम्प वैल्यू और ट्रांजैक्शन के बीच में 10% से ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, तो ये वाला कंसेप्ट एप्लीकेबल ही नहीं होगा। समझ गए। तो बेसिकली दो कंडीशन यहाँ पे बन जाती है, अगर मैं इनको पूरा नेट ऑफ कर दूं तो इस वाले केस के अंदर, कि सर दो कंडीशन, पहली बात कि स्टाम्प वैल्यू जो है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू के 110% से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात, जो स्टाम्प वैल्यू है और जो रेट चार्ज उसका डिफरेंस 50,000 से ज्यादा होना चाहिए, तो ही ये यहाँ पे टैक्सेबिलिटी आएगी, वरना यहाँ पे टैक्सेबिलिटी आएगी नहीं होगी। इज दैट क्लियर? ओके सर। सर प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है, लैंड एंड बिल्डिंग, तो ये तो आ गई इमूवेबल में जो हमने ऊपर बात की। और उसके अलावा शेयर, सिक्योरिटी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, बुलियन, है ना, एनी वर्क ऑफ आर्ट, ये चीजें आ गई, तो ये आ गई मूवेबल में। सर ये डेफिनेशन देने का मतलब क्या है, ये डेफिनेशन देने का मतलब ये है कि ये वाला रूल, ये वाला सेक्शन इन्हीं असेट पे लगेगा, इनके अलावा किसी असेट पे नहीं लगेगा। मतलब सर, मतलब ये कि इसमें कार्ड नहीं लिखा है। अगर मैं किसी को कार्ड गिफ्ट देता हूं तो वो सामने वाले के लिए टोटली टैक्स फ्री है। ठीक है, अगर मैं किसी को कार्ड गिफ्ट देता हूं तो वो सामने वाले के लिए टोटली टैक्स फ्री है। ठीक है, अगर मैं किसी को घड़ी गिफ्ट देता हूं और वो घड़ी यहाँ कवर नहीं होती, ठीक है, नॉर्मल घड़ी है, तो वो भी आपके लिए टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, दूसरी खास बात कि सर ये जो रिलेशन है ये दोनों तरफ से हो ऐसा जरूरी नहीं है, अपने को लेने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। जिसको गिफ्ट मिल रहा है क्या उसको रिश्तेदार से मिल रहा है, ऐसा देखना है। सर ऐसा कैसे, अगर रिश्तेदार से मिल रहा है तो दोनों ही रिश्तेदार हैं आपस में, नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, देखिए मेरे मामा जी को मैंने गिफ्ट दिया, मेरे मामा जी को मैंने गिफ्ट दिया, क्या उनके लिए मैं रिलेटिव हूं? तो डेफिनेशन में अगर हम जाएंगे तो कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि बहन का बेटा, कहीं नहीं लिखा हुआ, तो मैं उनके लिए रिश्तेदार नहीं हूं और वो गिफ्ट उनके लिए टैक्सेबल होगा एज ए अनरिलेटेड पर्सन। उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया तो मेरे लिए क्या वो रिश्तेदार है? हाँ भाई वो रिश्तेदार है। ठीक है। क्या लिखा है, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ पेरेंट्स, तो मेरे तो माता जी के भाई हो गए, तो मेरे लिए तो रिश्तेदार है। तो मामा के लिए मैं रिश्तेदार नहीं हूं, मेरे लिए मामा रिश्तेदार है। समझ गए? तो रिलेशन देखना है कि जिसको मिला है क्या उसे रिश्तेदार से मिला है। ओके, चलिए, ये जो 110% का प्रोविजन है ये मैंने आपको यहां बता दिया है। ठीक है, ओके, आई होप यहां तक क्लियर होगा आपके। चलिए बेटा आगे चल लेते हैं सर। कुछ खर्चे ऐसे भी हैं जो अलाउ नहीं होते, जैसे अभी 57 में हमने कहा था कि सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कमाने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं वो अलाउएबल है।
तो अब कुछ खर्चे ऐसे हैं जो अलाउेबल नहीं है। कौन से नहीं है? देखिए, पर्सनल खर्चे अलाउड नहीं है बिल्कुल, क्योंकि जब वो इनकम से रिलेटेड ही नहीं है तो अलाउ करने का मतलब नहीं। आपने अगर टीडीएस काट के पेमेंट, टीडीएस काटना था और आपने बिना टीडीएस काटे ही पेमेंट कर दिया तो वो डिसअलाउड है, बिल्कुल डिसअलाउड है। ये सारे रूल आपने पढ़े हुए हैं कहाँ पे? बीएनपी में, अगर आपको याद होगा तो बीएनपी में भी ऐसे रूल पढ़े थे हमने। पर्सनल खर्चे अलाउ नहीं होंगे, टीडीएस नहीं काटा, रेजिडेंट को दिया है तो 30%, नॉन रेजिडेंट को किया है तो 100% डिसअलाउड हो जाता है। ठीक है। कोई भी खर्चा अगर 10,000 से ज्यादा का कैश पेमेंट कर दिया है तो अलाउेबल नहीं है। ठीक है। अगर रिश्तेदार को एक्सेस पेमेंट दिया है, अनरीजनेबल अमाउंट दिया है रिश्तेदार को, तो वो भी अलाउेबल नहीं है। ठीक है। अगर कोई इनकम टैक्स पे किया है तो वो भी अलाउड नहीं है। कैजुअल इनकम को कमाने के लिए किया गया कोई भी खर्चा अलाउड नहीं है, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि इवन लॉटरी अगर आपकी लगी तो लॉटरी टिकट का पैसा भी खर्चा नहीं माना जाएगा वहां पे। ठीक है। कैजुअल लॉस को सर आपस में सेट ऑफ नहीं किया जा सकता, उसका कोई डिडक्शन भी नहीं मिलता है। ये सारी बातें सेक्शन 58 में कोट कर दी गई है। मतलब ये खर्चे आप लेस नहीं कर सकते जब आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कैलकुलेट कर रहे होंगे, राइट? ओके। लास्ट सेक्शन है सर 59। 59 इज सिमिलर टू सेक्शन 41(1) जो हमने बीएनपी में पढ़ा था, विच इज फॉर डीम्ड इनकम। ठीक है। तो यहाँ पे भी वैसे ही कुछ बोला गया कि सर अगर कोई खर्चा हमने यहाँ पे अलाउ कर दिया सेक्शन 57 में मान लीजिए, और वो खर्चा रिकवर हो जाता है बाद में, तो वो क्या हो जाएगा? डीम्ड इनकम मान लिया जाएगा, चार्ज टू टैक्स हो जाएगा। ठीक है। ऐसा ही सर हमने बीएनपी में पढ़ा था सेक्शन 41 में, एनी एक्सपेंसेस अलाउड अर्लियर इज रिकवर्ड देन सच शैल बी ट्रीटेड एज डीम्ड इनकम, राइट? तो वही चीज सर यहाँ पे। आई होप आपके ये सारे प्रोविजन क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो मेरा नंबर यहाँ लिखा है, आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है। पर मैं फिर कहूंगा ये रिवीजन आपके लिए फायदेमंद तभी है जब आपने एक बार एटलीस्ट कोर्स पढ़ा हुआ हो। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे रिवीजन, नेक्स्ट टॉपिक का रिवीजन। ठीक है। जो हमारा होगा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, राइट? चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।